ऊपर से उसने पुलिस थानों को भी छुट्टी डिक्लेयर की ताकि पुलिस भी रैली में दखलंदाजी ना कर सके। सारी फील्डिंग सेट हो चुकी थी। 16 अगस्त का दिन आया, लोग धीरे धीरे रास्ते पर उतरने लगे। इन 4 दिनों में उन्होंने बंगाल की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। वो बंगाल में आए ही नहीं। उन्हें समझ में आ गया था कि अब ब्रिटेन को तुरंत भारत छोड़ना होगा और भारत को 2 हिस्सों में बांटना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइनल बॉर्डर्स जो थे वो किसने तय किए थे, जो कभी उसके पहले इंडिया आए ही नहीं थे? क्या आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 72 घंटों में एक शहर ने अपने 4000 से भी ज्यादा लोग खो दिए और भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। ये सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये वो चिंगारी थी जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य कारण थी। और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोगों को इस घटना की सच्चाई का अंदाजा तक नहीं है। पता है कि क्या हुआ था, लेकिन किस इंटेंसिटी के साथ हुआ था ये पता नहीं है। इनफैक्ट इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। जो बात करना चाहता है उस पर एक खास तरह का लेबल लगा दिया जाता है और जो लोग इस सब्जेक्ट पर फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं उनकी फिल्मों को प्रोपोगंडा फिल्में कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी इस पूरी घटना को एक पैराग्राफ में ही निपटा दिया था। हम उसी चैप्टर की बात करेंगे जो हमारी किताबों से गायब कर दिया गया था। ये वीडियो देखकर आप एक बात तो सोचने पर मजबूर हो ही जाओगे कि अगर इतनी बड़ी घटना को दबाया जा सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले 1946 के हालात पर नजर डालते हैं। उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और ब्रिटेन ऑलमोस्ट कंगाल हो चुका था। उनके पास अब एक ही रास्ता बचा था, भारत छोड़ना। लेकिन उनके सामने एक दिक्कत थी। एक सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिल रहा था कि उनके देश छोड़ने के बाद भारत पर राज कौन करेगा। उस समय 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी कमान नेहरू और गांधी संभाल रहे थे, दूसरी थी मुस्लिम लीग जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना की एक मांग थी, एक अलग देश, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। मई 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया कि भारत को एक ही रखते हैं लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग हिस्से बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ये प्लान ठुकरा दिया। वैसे भी ये प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन फिर दूसरा कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल रहा था। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे और बंगाल जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे रिच स्टेट था, एक मेजर इकोनॉमिक हब था जहाँ की आबादी 7 करोड़ 80 लाख थी, वहां पर हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे थे क्योंकि कोलकाता 1912 तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी रह चुका था। सारे जूट मिल्स, कोयले की खदानें और बड़े बड़े बिजनेस यही मौजूद थे। और इन सारी चीजों की वजह से जिन्ना की नजर बंगाल पर थी क्योंकि लॉजिक सिंपल था, जिसके पास बंगाल होगा उसके पास चाबी होगी इकोनॉमी की। एक और ट्विस्ट ये था कि पूरे बंगाल में 54% मुसलमान थे, यानी बंगाल में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, लेकिन कोलकाता शहर में हिंदू लोग मेजॉरिटी में थे। कोलकाता शहर में 73% हिंदू आबादी थी, लेकिन आबादी ज्यादा होने से कुछ फायदा नहीं होने वाला था। जुलाई 1946 तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया था और कांग्रेस पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तब जिन्ना ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वो डायरेक्ट एक्शन करेगा। ब्रिटिश सरकार को और कांग्रेस को अपनी पावर दिखाएगा, अपना इरादा क्या है वो क्लियर करेगा। 23 जुलाई 1946 को जिन्ना ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया। उसका प्लान बहुत सिंपल था, ब्रिटिशों को ये दिखा देना कि मुस्लिम लोगों की एक ही डिमांड है, अलग पाकिस्तान, और अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उसने स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट का ऐलान किया। इसी समय पर एंट्री होती है एक और विलन की, हुसैन शहीद सुहरावर्दी की, जो उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे और वो मुस्लिम लीग के नेता भी थे। उन्होंने 16 अगस्त को, मतलब जिस दिन जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था, उस दिन को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया ताकि सरकारी ऑफिस, दुकानें और बिजनेस बंद रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इस प्रोटेस्ट में शामिल हो पाएंगे। ऊपर से उसने पुलिस थानों को भी छुट्टी डिक्लेयर की ताकि पुलिस भी रैली में दखलंदाजी ना कर सके। सारी फील्डिंग सेट हो चुकी थी। 16 अगस्त का दिन आया, लोग धीरे धीरे रास्ते पर उतरने लगे। खुली दुकानों के सामने जाकर उसका शटर डाउन करने के लिए जबरदस्ती करने लगे। जिन्ना ने मेन रैली जो थी वो प्लान की थी सेंट्रल कलकत्ता के बड़े ग्राउंड पर। वहां करीब 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए जो अलग पाकिस्तान बनाने के सपोर्ट में थे। उस भीड़ को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उन्होंने बताया था कि कई लोग अपने साथ आयरन रॉड, बांस की लाठियां और यहाँ तक कि चाकू भी लेकर आए थे। ये किसी भी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। और जिस विलन की मैंने बात की थी, सुहरावर्दी, उसने उस ग्राउंड पर एक बहुत ही उकसाने वाली ऐसी स्पीच दी। उसने अपने भाषण में ये तक कहा कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल करने में डायरेक्ट एक्शन करेंगे तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये एक तरह की क्लियर परमिशन थी और डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्लियर था। आगे जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दोपहर के करीब नॉर्थ कलकत्ता में पहला हमला हुआ और कुछ ही घंटों में ये हिंसा जंगल की आग की तरफ फैल गई। शाम तक हालात ऐसे थे कि कई हिंदू इलाकों पर चुन चुन कर अटैक किया गया। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। अगले 4 दिन 16 अगस्त से 19 अगस्त तक ये दंगा चलता रहा और इसमें 4000 से 10,000 लोगों की जान गई। लेकिन ये तो सरकारी आंकड़ा था। जान गंवाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 15,000 लोग घायल हुए थे और करीब 1 लाख लोग बेघर हो चुके थे। पूरे के पूरे मोहल्ले जला दिए गए थे और लड़कियों और औरतों के साथ क्या हुआ था ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि इन दंगों को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। इन 4 दिनों में कई नाम ऐसे उभरे जो आज भी इतिहास में दर्ज है, जो अपने घर और घर वालों की इज्जत बचाने के लिए उस भीड़ से लड़े थे। इनमें से एक नाम है गोपाल पाठा, एक हिंदू कसाई जिसने अपने इलाके में लोगों को इकट्ठा किया और पलटवार किया। उनकी पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते तो नीचे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। मैं उन पर एक सेपरेट वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगा। जितने इस घटना के लिए जिम्मेदार जिन्ना और हुसैन सुहरावर्दी थे उतने ही शायद नेहरू भी थे। लेकिन क्यों? इसीलिए क्योंकि इन 4 दिनों में उन्होंने बंगाल की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। वो बंगाल में आए ही नहीं, क्योंकि वो अगर यहाँ पर आकर पर्सनली कुछ आह्वान करते, किसी लीडर से रिक्वेस्ट करते तो बेकाबू भीड़ को रोका जा सकता था। उनके लिए ये मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो आखिरकार ब्रिटिश गवर्नर ने 22 अगस्त को आर्मी बुलवाई और इन दंगों को रोका गया। लेकिन सोचो 6 दिन लेट, तब तक हजारों लोग मारे जा चुके थे। कारोबार का इतना नुकसान हो चुका था कि किसी भी व्यापारी के लिए अपना कारोबार फिर से खड़ा करना इम्पॉसिबल था। कारोबार तो छोड़िए, लोगों के घर तबाह हो गए थे, परिवार तबाह हो गए थे। लेकिन ये इतने पर ही नहीं रुका, इसका डोमिनो इफेक्ट तो अब आगे दिखने वाला था। अब ये जो भी बंगाल में हुआ था इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। ये हिंसा पूरे भारत के कई हिस्सों तक फैल गई और इससे ब्रिटिश सरकार हिल गई। उन्हें समझ में आ गया था कि हिंदू और मुस्लिम अब एक साथ नहीं रह सकते। तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली ने फैसला किया कि अब ब्रिटेन को तुरंत भारत छोड़ना होगा और भारत को 2 हिस्सों में बांटना होगा। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसरॉय बनकर भारत आए। उन्हें साफ ऑर्डर दिए गए थे कि भारत का बंटवारा करो और अगस्त 1947 तक वहां से निकल जाओ। अब भारत का विभाजन तय हो चुका था। इनफैक्ट डायरेक्ट एक्शन डे ही वो चिंगारी थी जिससे विभाजन की आग भड़की थी। जिन्ना को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कीमत पर, जो कीमत उसने नहीं चुकाई थी बल्कि हजारों मासूम और बेगुनाह लोगों ने चुकाई थी। अब ब्रिटिश ये तो डिसाइड कर चुके थे कि भारत का बंटवारा करना होगा, लेकिन बंगाल को लेकर अब भी कंफ्यूजन बना हुआ था कि बंगाल के साथ क्या किया जाए। जून 1947 में बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली को एक वोट करना था, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या बंगाल का पार्टीशन करना चाहिए या फिर पूरा का पूरा बंगाल पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अब ये छोटा इलेक्शन बंगाल का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। 20 जून 1947 को वो हिस्टोरिक इलेक्शन हुआ और रिजल्ट ये निकला कि बंगाल का पार्टीशन किया जाए। फिर ये डिसाइड हुआ कि हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके जिनमें
कोलकाता भी शामिल था, वो इंडिया में रहेगा और मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइनल बॉर्डर्स जो थे वो किसने तय किए थे? एक ब्रिटिश लॉयर सर साइरिल रेडक्लिफ ने, जो कभी उसके पहले इंडिया आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की जियोग्राफी का कोई अंदाजा ही नहीं था, फिर भी उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी गई और इस काम को करने के लिए उन्हें सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया गया और इन 5 हफ्तों में उन्हें 4.5 लाख स्क्वायर माइल जमीन बांटनी थी और करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करना था। फिर वो 8 जुलाई 1947 को भारत आए, अपना काम निपटाया और 17 अगस्त 1947 यानी इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन बाद रेडक्लिफ ने अपना फैसला अनाउंस किया कि कोलकाता इंडिया में रहेगा और ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वो पाकिस्तान में चला जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भले ही पूरा बंगाल मुस्लिम बहुल था, लेकिन कलकत्ता हिंदू मेजोरिटी शहर था, इसलिए कलकत्ता इंडिया के पास ही रह गया। इसके बाद जिन्ना और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ, क्योंकि जिस कोलकाता के लिए उसे बंगाल चाहिए था वो तो उसे मिला ही नहीं। लेकिन खैर, अलग देश पाकिस्तान उसे मिल चुका था, उसका एक सपना जो था वो पूरा हो चुका था, वो पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल बन चुका था। लेकिन उस पद का फायदा भी वो ज्यादा समय तक नहीं ले पाया। लगभग 1 साल के बाद 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। तो आपको क्या लगता है कि इस डायरेक्ट एक्शन डे के लिए जिम्मेदार कौन था? जिन्ना, सूरावर्दी या फिर कांग्रेस, जो अगर चाहते तो ये घटना होने से रोक सकते थे? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाओ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।